तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 4 स्तर हमने समझा था। व्यक्तिगत स्तर पर, आबादी स्तर पर, समुदाय स्तर पर और इको तंत्र स्तर पर। 3 स्तर पहले बताए। इको तंत्र का एक चार्ट बनाया तो उसी को, इस चार्ट को थोड़ा सा बढ़िया से समझना है। इको तंत्र, पारितंत्र, कई हिंदी इसकी है, पारिस्थितिक तंत्र। इसका मतलब क्या है? एजी टेंसले 1935 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किए थे। सबसे पहले वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया हर सजीव और निर्जीव एक दूसरे के ऊपर लेन देन, आदान प्रदान की क्रिया करते हैं। उसी से उनमें एक तंत्र बन जाता है। आपसी एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं सजीव और निर्जीव। उस बने हुए तंत्र को इको तंत्र, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। हमने पारितंत्र भी लिखा, पारितंत्र, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। इसके 2 अवयव हैं। एक है अजैविक, अबायोटिक कंपोनेंट। ये अजैविक है, इसको अंग्रेजी में आप चाहो तो लिख सकते हो अबायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट, ऐसे यहाँ लिख सकते हैं। कंपोनेंट आई हो जाएगा बायोटिक, BIOTIC, बायोटिक कंपोनेंट। अजैविक मैंने जिसमें निर्जीव हो, निर्जीव चीजें हैं। अब अजैविक अवयव को हमने 1, 2, 3, 4 भाग में बांट दिया। अजैविक को ध्यान से देखिए। भौतिक अवयव, फिजिकल कंपोनेंट, इसमें इनऑर्गेनिक और कार्बनिक अवयव, कार्बनिक अवयव और टोपोग्राफी, स्थलाकृति। ये तो सिलेबस में ऐसे दिया हुआ है। जितना सिलेबस में है उसी के अनुसार हर के बारे में जानना है। भौतिक अवयव में प्रकाश है, तापक्रम है और वायु है। ये भौतिक, फिजिकल, भौतिक अवयव। प्रकाश स्वीकार रहा है, तापक्रम है और हवा चल रही है, भौतिक अवयव हो गया। ठीक। और कार्बनिक अवयव, जल, अकार्बनिक पदार्थ H2O, कार्बनिक, इसमें कार्बन नहीं है, H2O पानी, मिट्टी, अकार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ, मिनरल्स, ये भी सब निर्जीव हैं, अजैविक हैं। इसके बाद कार्बनिक अवयव में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, लिपिड्स, ह्यूमस। ह्यूमस बने जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों के सड़े गले अंश मिट्टी में मिल जाते हैं ना, उसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस माने जीवांश, जीवों का अंश। यहाँ हमने ह्यूमस लिखा है तो समझ लोगे। ह्यूमस माने जीवों का अंश जो सड़ा गल वाला, जैसे पौधा लेता है जमीन से, सड़ी गली चीज एकदम काले रंग की मिट्टी हो जाएगी। जीव जंतु का मल मूत्र, उनके मृत शरीर, पौधों की पत्तियां वगैरह, टहनियाँ वगैरह सड़ रही हैं, काला रंग का कार्बनिक पदार्थ, वो ह्यूमस है, जीवांश। ये सब कार्बनिक हो, कार्बनिक पदार्थ में है। सजीव के शरीर में, पौधे के शरीर में कार्बनिक पदार्थ है, तो कार्बनिक पदार्थ हो गया। टोपोग्राफी, स्थलाकृति। अब एक मैप है। मैप में किस जगह की किस तरह की स्थिति, मैप में जोग्राफिकली, भौगोलिक स्थितियों में किस तरह की वहाँ का टेम्परेचर होगा, किस तरह की जलवायु होगी, किस तरह का वातावरण होगा, वो स्थलाकृति, उसको टोपोग्राफी कहते हैं। जैविक अवयव 4 हैं। हमने 3 बताया था। एक अवयव उसमें सिलेबस में दिया है, ट्रांसफार्मर्स। अब ये देखो, उत्पादक प्रोड्यूसर्स, उपभोक्ता कंज्यूमर्स, अपघटनकर्ता डिकम्पोजर्स और ट्रांसफार्मर्स, परावर्तक, उसको भी बदलते हैं। 3 बात बता रहे हैं। इकोसिस्टम के जो अजैविक अवयव हैं, सूर्य का प्रकाश है, तापक्रम है, हवा, वायु की विभिन्न गैसें हैं, मिट्टी है, जल है, उसमें घुला हुआ खनिज पदार्थ उसी में घुला हुआ है। कहते हैं मिट्टी से पौधा जड़ों के द्वारा जल और खनिज पदार्थ को ले रहा है। कौन ले रहा है? जो जैविक है। जितने जैविक हैं ये सब अजैविक को ग्रहण करते हैं। अजैविक को ग्रहण करके ही भोज्य पदार्थ का निर्माण करेंगे। बिना अजैविक के जैविक का कोई अस्तित्व नहीं है। अजैविक है तभी जैविक है। एक दूसरे का इंटर रिलेशनशिप भी थोड़ा सा हम बताएंगे। तो ये सभी के सभी इकोसिस्टम
पारितंत्र को या पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करेंगे, क्योंकि पर्यावरण और इसके संसाधन, ये चैप्टर जो हमारे चल रहा है, पर्यावरण उसका संसाधन है। क्या क्या संसाधन है? जैसे इकोलॉजी हमने पहले बताया, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा है, इसमें सजीवों का उसके इन्वायरमेंट, वातावरण के साथ अध्ययन करते हैं मिलाकर। ये इकोतंत्र है। तो 4 स्तर पर चौथा स्तर ये बता रहे हैं। तो सब के सब निर्जीव अवयव यहाँ जान गए, चार्ट के रूप में जानना है। ये चारों अवयव सजीव के लिए जरूरी है। जैसे हम लोग भोजन करें तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ये वसा लिपिड चाहिए, तेल घी वगैरह जो मिलता है, ये सब कुछ चाहिए। पौधा उसको तैयार करे, कौन तैयार करे? उत्पादक। यहाँ देखो, प्रोड्यूसर्स। इकोतंत्र के वे जैविक अवयव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थ का स्वयं निर्माण करते हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये प्रोड्यूसर्स सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, जो बता रहे वायु की बात है, भौतिक अवयव जो है, सूर्य का प्रकाश है, टेम्परेचर भी उसमें सहायता करता है, जल लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, ये सब लेते हैं, तब बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वसा, ये बनाते भी हैं और जंतु उसको लेते हैं। तो उत्पादक के बाद आता है दूसरा उपभोक्ता। उत्पादक में सभी हरे पेड़ पौधे, छोटी घास है हरी, तो भी भोजन बना रही है, छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े वृक्ष हैं, सब उत्पादक की श्रेणी में आएंगे। कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, उपभोग जो करें, जो स्वयं अपना भोजन न निर्माण करके उत्पादक द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को विभिन्न विधियों से ग्रहण करके अपना पोषण करें, उसको उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता की 3 श्रेणियां, कहीं कहीं 4 श्रेणियां हो सकती हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ हम केवल बता रहे हैं, इसको सुनोगे ध्यान से, सब लिखना नहीं, इसको थोड़ा सा हमने लिख दिया कि ये इतना पढ़ाएंगे, तो उसको हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। उपभोक्ता इकोसिस्टम के, पारितंत्र के या पारिस्थितिक तंत्र के वे जैविक अवयव कहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करोगे तो उत्पादक हो गए, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। वे इकोसिस्टम के जैविक अवयव जो अपने भोज्य पदार्थ का स्वयं निर्माण न करके उत्पादक द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके अपना जीवन चलाते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसको उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स की श्रेणियां, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स, द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तृतीय उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर्स, इसके बाद उच्च उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर। अब यहाँ थोड़ा श्रेणी बदलेगी, प्राइमरी के बाद, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद सेकेंडरी ही टॉप हो जाएगा या टर्शियरी थर्ड, तृतीय उपभोक्ता, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी टॉप, या प्राथमिक द्वितीयक के बाद ही टॉप हो जाएगा, तृतीयक आएगा ही नहीं, बता रहे हैं कैसे। जैसे एक घास है, घास का मैदान है, घास में रहने वाला उसका इकोसिस्टम है। एक तालाब है, तालाब के अंदर जो जीव है, तालाब का इकोसिस्टम हुआ, पारिस्थितिक तंत्र। एक नदी है, रिवर इकोसिस्टम हुआ। एक फॉरेस्ट है, जंगल का इकोसिस्टम हुआ। समझो भाई ध्यान से, बड़ी अच्छी बात बताने जा रहे हैं। अब घास के मैदान का इकोसिस्टम देखिए, अलग अलग इकोसिस्टम है धरती पर। घास के मैदान में क्या, घास, हरी घास, ये उत्पादक होगी, ये उत्पादक प्रोडक्ट अपना भोजन स्वयं बनाएगी ना। उस घास को कौन खा रहा है? टिड्डा। उसका नाम है ग्रास हॉपर। ग्रास माने घास, हॉपर माने खाने वाला। ग्रास हॉपर है, टिड्डा है, टिड्डा उसको खा रहा है। देखा होगा हरे रंग का क्या होता है, वो खाता है घास को, टिड्डी दर्द बहुत देखा होगा, सुना होगा, वो टिड्डा खा रहा है। अब घास के मैदान में टोड घूम रहा है, मेढक, तो टिड्डा क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर, जो शुद्ध शाकाहारी होगा। प्राइमरी कंज्यूमर जीवन के किसी भी स्तर में मांसाहारी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सीधे उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा, सीधे डायरेक्ट। बकरी है,
खरगोश है, हिरन है, अलग अलग जंगल में हिरन है, खरगोश घूम रहा है, वहाँ का इकोसिस्टम बदल जाएगा। तो प्राइमरी जो कंज्यूमर होगा, प्राथमिक उपभोक्ता, वो शुद्ध शाकाहारी होगा। क्यों? क्योंकि वो शाकाहारी इसलिए कि वो सीधे पौधे को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी खा रहा है। आप देखो सेकेंडरी कैसे, घास के बना घास उत्पादक हो गई, उसको टीडा खा तो प्राइमरी हुआ ना, टीडा को टोड खा गया तो टोड सेकेंडरी हो गया। अब टोड वहाँ घास के मैदान, वहीं सांप है, सांप ने खा लिया टोड को, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ? टिड्डा। सेकेंडरी कौन हुआ? टोड। और टोड को सांप का तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हुआ। और सांप को मोर खा गया, घास के मैदान में मोर घूम रहा है, मोर टॉप कंज्यूमर होगा। अब टॉप कंज्यूमर का मतलब था उच्च उपभोक्ता। उच्च उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। ये उदाहरण था, घास के मैदान में घास, ग्रास, ये उत्पादक प्रोड्यूसर है, घास को टिड्डा खाता है, ग्रास हॉपर, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डा को टोड खाता है, द्वितीय उपभोक्ता है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। टोड को सांप खाता है, तृतीय उपभोक्ता है। और सांप को मोर खा गया, टॉप उपभोक्ता। लेकिन अगर हम जंगल का इकोसिस्टम देखें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो फॉरेस्ट में हरे हरे पेड़ पौधे जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं। उन हरे पेड़ पौधों को हिरन खा गया तो हिरन शाकाहारी शुद्ध है, ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। और हिरन को सीधे भाग खाया, सेकेंडरी टर्शियरी कोई जरूरत नहीं, टॉप कंज्यूमर है। सीधे भाग, सीधे से हिरन का शिकार कर गया। यहाँ मतलब क्या होता है? ये खाद्य श्रृंखला, अरे परिभाषा यहाँ लिखे बताएं, खाद्य श्रृंखला, इससे एक चेन बनती है भोजन की श्रृंखला। तो 3 स्तर तो कम से कम होगा, कम से कम 3 स्तर, और अधिक से अधिक 5 स्तर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 5 से ज़्यादा नहीं होगा और 3 से कम भी नहीं होगा। घास एक हुआ उत्पादक, तो उसको हिरन खाया, तो दूसरा हुआ, और तीसरे स्तर पर बाघ खा गया, शेर खा गया। तो कम से कम 3 स्तर होना ही पड़ेगा, तो कम से कम। तो उत्पादक, अब यहाँ उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, या प्राइमरी कंज्यूमर के बाद ही टॉप कंज्यूमर आ गया। सपोज करो प्राइमरी कंज्यूमर कैसे बताया हमने, जंगल के पेड़, हरे पेड़ पौधे, उनको हिरन खाया ना, तो हिरन तो प्राथमिक उपभोक्ता में हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर, और उसको शेर खा गया तो टॉप हुआ कि नहीं हुआ? टॉप कंज्यूमर का मतलब है कि जिस स्थान का इकोसिस्टम है, उस स्थान को, उसको मार के खाने वाला कोई नहीं है। इन्हें कि आदमी जाके मार के खा ले, वो नहीं मतलब है। वहाँ पर जो रहता है जंगल में, टॉप वही कहलाएगा जो उसको उस क्षेत्र में खाने वाला कोई नहीं है। अब जैसे तालाब में, सब तालाब के इकोसिस्टम में क्या होगा? तालाब में हरे हरे शैवाल हैं, हरे हरे पौधे हैं, जिनको लार्वा खा रहे हैं, लार्वा जो हरे हरे पौधों को ही चूसते हैं, खाते हैं। कुछ चीज़ों के लार्वा हैं, छोटे छोटे, उनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। जल के सतह पर सूक्ष्म पौधे जो पाए जाते हैं, उनको फाइटोप्लैंक्टन, वो प्रोड्यूसर है, या हरे हरे शैवाल वगैरह वो प्रोड्यूसर है तालाब में। हरे हरे पौधे, उसको खा रहे हैं लार्वा, लार्वा शाकाहारी है। ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। लार्वा को छोटी मछली खा रही है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। और छोटी मछली को बड़ी मछली खा गई, तब कंज्यूमर हुई। अब बड़ी मछली को खाने वाला उस तालाब में कोई नहीं है। इसमें लार्ज पीसेस अलग अलग, यहाँ समझो की बात को। अब आइए डिकम्पोजर, इकोसिस्टम के भी जैविक अवयव, जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर सबके मृत शरीर को सड़ा खा देते हैं, सबका मरा हुआ शरीर सड़ा गला करके उसको विघटित कर देते हैं, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर अपघटन करता, तोड़ना, विघटन करना, उनके शरीर को उसी में मिला देते हैं जहाँ रहते हैं। ये हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, मृतपोषी जीवाणु, क्योंकि मृत जीवों को सड़ाएंगे, गलाएंगे, उसी से भोजन अपना प्राप्त करेंगे। और कवक, फंगस वगैरह जो होते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं। अब चौथा यहाँ दिया, एक श्रेणी और बढ़ गई, 3 ही श्रेणी थी, आगे चल के वैज्ञानिकों ने 4थी श्रेणी बना दिया, ट्रांसफार्मर्स, परावर्तक, जो परिवर्तन कर देता है। ट्रांसफार्मर जो डिकम्पोजर होते हैं, उनके शरीर को बीमार करके, उनके शरीर को विघटित कर देता है। इसमें हमने क्या बताया? डिकम्पोजर में मृतपोषी जीवाणु और कवक,
दो नाम बिठाया लगे, कॉकमैन फंगस। ये डिकम्पोजर है, डिकम्पोज कर रहे हैं। किसको डिकम्पोज कर रहे हैं? पूरे उपभोक्ता को, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टॉप हो, उनके मरने के बाद, या सड़े गले जो पौधे हैं उत्पादक, उनका जब शरीर सड़ गल जाए उसको डिकम्पोज करेंगे, विघटित करेंगे, तो उसको हम डिकम्पोजर कहेंगे। जिससे दो ही उदाहरण देना है, कवक, फंगस और मृतकोशी जीवाणु। अब परावर्तक कौन होगा? जो डिकम्पोजर से लाइन से चल रहे हैं, लाइन से चल रहे हैं, जैसे लाइन हमने लिखा है, जो डिकम्पोजर विघटन करता है कि शरीर को भी तोड़कर उनके अवयवों को विलीन कर देते हैं, मिला देते हैं मिट्टी में, उसको हम परावर्तक कहते हैं। इसमें जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन चक्र में कभी पढ़ोगे, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये उनके शरीर को भी विघटित करते रहते हैं, डिकम्पोजर शरीर को। इसके बाद बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो हानिकारक जीवाणु वगैरह को खा जाता है, उनके शरीर को जीवाणु है, जैसे हमने बताया मृतकोशी जीवाणु, ऐसे जीवाणु को बैक्टीरियोफेज खा जाता है। यहाँ हमने लिख दिया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डी नाइट्रीफाइंग जीवाणु और बैक्टीरियोफेज, ये जीवाणु है, जीवाणु हमने लिखा नहीं है। नाइट्रीफाइंग जीवाणु, डी नाइट्रीफाइंग जीवाणु और बैक्टीरियोफेज, ये कुछ उदाहरण है परावर्तक के। इस तरह से इकोसिस्टम के सब अवयव हो गए, एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। पारितंत्र के विभिन्न अवयवों का पारस्परिक संबंध, कितना सुंदर संबंध है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र के, इकोतंत्र के अजैविक अवयव जैसे प्रकाश, ताप, विभिन्न गैसें, जल, खनिज, ये भौतिक और कार्बनिक अवयव जो हैं, मिट्टी, जल, खनिज पदार्थ, प्रकाश, तापक्रम, वायु के विभिन्न गैसें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये कार्बनिक पदार्थ सब जो होते हैं, वसा वगैरह, सब ये उत्पादक ग्रहण किया है। इन अवयवों को उत्पादक ने ग्रहण करके अपना भोजन बनाया, उत्पादक को उपभोक्ता ने ग्रहण किया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टॉप, उपभोक्ता और उत्पादक के शरीर का विघटन किया डिकम्पोजर का विघटन किया ट्रांसफार्मर। और जब मिट्टी में विलीन होगा, वायु में विलीन हो गया, जहाँ से बना है, जो चीज़ जहाँ से बनी है, जिससे मिलकर बनी है, उन्हीं अवयवों में टूटेगी। तो डिकम्पोजर और ट्रांसफार्मर इनके पूरे शरीर को जब तोड़ते हैं, तो जिन जिन चीज़ों से मिलकर बने हैं उनके शरीर का कुछ गैसीय पदार्थ है, गैस में विलीन हो गया, मिट्टी में तमाम विलीन हो गया, और फिर मिट्टी से, वायु से, जल से फिर उन पदार्थों को उत्पादक लिया। तो देख रहे हो, ये अकार्बनिक, कार्बनिक या जितने भौतिक अवयव हैं, डिकम्पोजर ने लास्ट में बदला उसी में, और फिर उसको उत्पादक लिया और भोक्ता। ये चलता रहता है चेन के रूप में, जिससे हम कह सकते हैं इको तंत्र के सभी अवयव, बड़ा आसान है, एक दूसरे के ऊपर आधारित, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पर खाद्य श्रृंखला की बात बताएं। फूड चेन, देखो यहाँ लिखा हो फूड चेन, परिभाषा सुनिए, हम परिभाषा लिखा नहीं है, मैं सुना रहा हूँ, उसको ध्यान सुनिएगा, बुक का सारा लेख उसको याद कर जाएंगे, समझा मैं रहा हूँ। खाद्य श्रृंखला किसी भी इको तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र में एक सजीव दूसरे को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और फिर दूसरे द्वारा फिर खा लिया जाता है, जिससे खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण एक सजीव से दूसरे सजीव में होता है, जिससे बनी हुई श्रृंखला को, चेन को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ध्यान से सुनिए, किसी भी इको तंत्र में खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण एक सजीव से दूसरे सजीव में होता रहता है, जिससे बनी श्रृंखला को, चेन को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। बहुत बड़ी परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, सिंपल परिभाषा हमने बताया। खाद्य श्रृंखला से क्या हुआ? खाद्य ऊर्जा, भोजन ऊर्जा है, उसका स्थानांतरण हो रहा है, अभी बता रहे हैं स्थानांतरण में। खाद्य ऊर्जा क्या, हम भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए, ऊर्जा से हमारे शरीर की पुष्टि होती है, ऊर्जा से हम सभी कार्य करते हैं, और ऊर्जा सूर्य की है, तो सूर्य ऊर्जा पौधे ने लिया, विकिरण ऊर्जा थी, उसको रासायनिक ऊर्जा बदल करके स्थितिज ऊर्जा के रूप में अपने अंदर जमा कर लिया,
और उससे जो ऊर्जा उस भोजन के माध्यम से हम हमारे शरीर में आई, वो काइनेटिक एनर्जी में बदली, तरह तरह की एनर्जी का रूपांतरण हुआ। तो ऊर्जा के लिए भोजन हमने किया। तो खाद्य ऊर्जा का विभिन्न पोषक स्तरों में स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य ऊर्जा का विभिन्न पोषक स्तर, ट्रॉफिक लेवल क्या हुआ? उत्पादक अजैविक अवयव को उत्पादक लिया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, उसके से को वितरित किया ऊर्जा के लिए, भोजन के लिए डीकम्पोजर को वितरित किया, ट्रांसफार्मर ने, परावर्तक ने। इस तरह से चेन बन गई। इसी चेन को कहते हैं फूड चेन। फूड चेन 3 तरह की बननी है। फूड चेन 3 तरह की है। पहला शिकार जीवी या चारण खाद्य श्रृंखला, प्रीडेटर, अंग्रेजी में प्रीडेटर और ग्रेज में चबाना, चरना नहीं कहते, ग्रेजिंग चारण खाद्य श्रृंखला। वही जो घास के मैदान का हम बता रहे थे ना, वही उदाहरण देंगे यहाँ। ग्रास, घास, टिड्डा, टोड, सांप, मोर, इसका बेस्ट उदाहरण वही देना है, इसमें वही दे देना है। कौन? शिकार जीवी एक दूसरे के ऊपर लंबी होती है, सूक्ष्म से शुरू होकर के धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती रहती है। परजीवी आपने पढ़ा है, जो दूसरे होस्ट से अपना पोषण लेते हैं। तो हम हमेशा खाद्य श्रृंखला किससे शुरू? उत्पादक से शुरू होगी, अन्यथा तो कोई खाद्य श्रृंखला हो, जब तक उत्पादक नहीं रहेगा हम कहाँ से भोजन पाएंगे? उत्पादक। तो हरा यहाँ दिया देखो, परजीवी में हरा पेड़ पौधा, इसको मनुष्य खा रहा है। अब मनुष्य के शरीर में फीता कृमि है, इंटोमीबा हिस्टोलिटिका है, गोलकृमि है, इसके शरीर के से पोषण ले रहे हैं परजीवी के रूप में। तो 3 चरण में हो गई। 3 चरण देखो, हरा पौधा, मनुष्य, फीता कृमि या इंटोमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी होता है, इसलिए परजीवी यहाँ देना होगा। परजीवी पर खत्म होगी, पौधे से उत्पादक शुरू होगी और किसमें खत्म होगी? परजीवी में समाप्त हो जाएगी। और शिकार जीवी किसमें शुरू हुई? पौधे से शुरू होगी, छोटे छोटे पौधों से शुरू होगी और अंत में किसमें समाप्त होगी जा करके? उच्च उपभोक्ता जो मोर है उसमें जाकर समाप्त होती, उच्च उपभोक्ता। तो छोटा से बड़ा की तरफ हो जा रही है। तीसरा है मृतोपजीवी, सैप्रोफिटिक फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, सैप्रोफिटिक फूड चेन, मृतोपजीवी। तो मृत कार्बनिक पदार्थ है जमीन में ना, तो हरा पेड़ पौधा, अब यहाँ पर मृत कार्बनिक पदार्थ ही उत्पादक का काम था। आप कहोगे हरा पेड़ पौधा, ठीक है, उसी का शरीर सड़ा ना, तो मिट्टी के अंदर अब केचुआ क्या खाएगा? केचुआ जो है वो हरा पौधा तो नहीं खा रहा है। मिट्टी के अंदर बहुत से जीव ऐसे हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को ही खा रहे हैं अपने भोजन के रूप में। खाना चाहिए, तो वहाँ उनके लिए उत्पादक वही कर रहा है। हाँ, प्रोड्यूसर मतलब बड़े पैमाने पर हरे पेड़ पौधे ही आते हैं, लेकिन कार्बनिक पदार्थ जो है तैयार करते हैं पौधे। यहाँ कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिला हुआ, उसको केचुआ खा रहा है। देख लो यहाँ मृत कार्बनिक पदार्थ केचुआ। अब केचुआ जब मर जाता है तो उसके शरीर को जीवाणु जो विघटन करता है, उसको मिट्टी में मिला देता है, तो उसको जीवाणु मृत हुआ, मरा हुआ शरीर जीवाणु पर जाके खत्म हो गया। ये 3 तरह की खाद्य श्रृंखला की विशेषता 2-3 पॉइंट बता देते हैं, लिखे नहीं। खाद्य श्रृंखला की विशेषता भी परीक्षा में आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। खाद्य श्रृंखलाएँ हमेशा उत्पादक से शुरू होती, मैक्सिमम हरे पौधे से। हम कहेंगे एक मृत वाला जो सैप्रोफिटिक है वो मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू हुए, अन्यथा हरा पौधा यानी उत्पादक होगी। बस खाद्य श्रृंखला हमेशा उत्पादक से ही शुरू होती है। दूसरा इसकी विशेषता, इसके 3 से 5 स्तर होते हैं, बस ध्यान में रखिएगा। खाद्य श्रृंखला के 3 स्तर, कम से कम 3 तो होंगे। अब जैसे मृत कार्बनिक पदार्थ ही है तो केचुआ है तो जीवाणु होगा ना, 3 हुआ ना, 3 से कम होगा ही नहीं, 3 से कम बनेगी नहीं खाद्य श्रृंखला। कम से कम 3 स्तर, अधिक से 5 से जाकर 6वां कहो तो कभी नहीं, हो नहीं सकता। किसी खाद्य श्रृंखला को जितना बनेगी 6वां स्तर होता ही नहीं है। तो कम से कम 3, अधिक से अधिक 5 स्तर होते हैं। तीसरा, खाद्य स्तर के प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऊर्जा इसके द्वारा स्थानांतरित होती है। एक सजीव से दूसरे सजीव में किस लिए कोई भोजन करेगा भाई? एक सजीव दूसरे को क्यों ग्रहण करेगा? ऊर्जा के लिए। ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो ऊर्जा ह्रास होगी, हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाएगी। ऐसा खाद्य श्रृंखला की विशेषता होती है। खाद्य श्रृंखला छोटी होती है तो इको सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। खाद्य श्रृंखला बड़ी होती है तो ऊर्जा का ह्रास ज़्यादा होता है, ये बात मानना पड़ेगा। अब देखो इसमें खाद्य जाल, फूड वेब,
इकोसिस्टम में कई खाद्य श्रृंखलाएं हैं, कई खाद्य श्रृंखलाएं विभिन्न स्तरों पर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, संयुक्त होती हैं, जिससे एक जाल जैसी रचना बन जाती है। अच्छा, खाद्य श्रृंखला की एक विशेषता बड़ी इंपॉर्टेंट छूट रही है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, सीधा एक दिशीय होता है, यूनिडिरेक्शनल, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ऊर्जा जा रही है ना। लेकिन खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह मल्टी डिरेक्शनल, बहुदिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में एक दिशा, सूर्य की जो ऊर्जा आती है खाद्य श्रृंखला में, वो फिर वो सूर्य में तो ले जाएगी। सूर्य से आई ऊर्जा एक दिशा में एक स्तर से दूसरे स्तर पर प्रवाहित होती चलेगी, ऊर्जा प्रवाह थोड़ा सा बताएंगे इसको। तो खाद्य श्रृंखला की विशेषता में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खाद्य श्रृंखला 3 से 5 स्तर कम से कम ये होती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। खाद्य श्रृंखला हमेशा उत्पादक से ही शुरू होती है, तब कंज्यूमर या कभी कभी मृत पोषित जीवाणुओं पर भी समाप्त हो जाया करती है। खाद्य श्रृंखला के छोटी होने से ऊर्जा का प्रवाह अधिक से अधिक ऊर्जा सजीव को प्राप्त होती है। खाद्य जाल, खाद्य जाल की परिभाषा हमने लिखा इकोसिस्टम में विभिन्न भोजन श्रृंखलाएं, उसी खाद्य श्रृंखला को भोजन, फूड न है, भोजन श्रृंखलाएं विभिन्न स्तरों पर आपस में, यहाँ देखो लिखा हुआ, आपस में संबंधित होती है, संबंधित होकर विभिन्न स्तरों पर आपस में संबंधित होकर जिस जाल जैसी रचना का निर्माण करते हैं उसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक हरा पौधा, घास है चाहे हरा पौधा है, तो उसको टिड्डा खा रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको टिड्डा ही खाएगा, खरगोश भी तो उसको खा रहा है, वो घास पाकर खरगोश नहीं खाएगा। और बहुत से पक्षी दाने खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो खाते हैं, विभिन्न स्तर होता है उस पर। कोई छोटा पक्षी, उसको बड़ा गिद्ध खा गया, बात मार लिया, झपटा मार के खा गया। तो कई खाद्य श्रृंखला एक ही चीज़ से शुरू होती है उत्पादक से, लेकिन विभिन्न स्तरों पर कई मिलकर के जाल बना लेते हैं। बहुत सारा जाल, कई उदाहरण आपको मिलेंगे, उसको आप किताब से याद करोगे तो जाल जैसी रचना बनती है, उसमें उसको हम खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल आपस में एक दूसरे से, हाँ, खाद्य जाल में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, ये बात माननी पड़ेगी। ऊर्जा का प्रवाह यहाँ देखो, एनर्जी फ्लो। ऊर्जा का प्रवाह थोड़ी परिभाषा सुन लीजिए। एनर्जी फ्लो क्या है? किसी इकोसिस्टम में सूर्य की परिवर्तित ऊर्जा तो परिवर्तित होगी तब जाकर प्रवाहित होगी। सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा वो परिवर्तित होकर विभिन्न भोजन श्रृंखलाओं के स्तर से होते हुए एक सजीव से दूसरे सजीव में स्थानांतरित होने के पथ को ही हम ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। एनर्जी फ्लो होती है, ऊर्जा बहती है, जैसे पानी बहता है, हवा बहती है, ऊर्जा भी बह रही है, फ्लो कर रही है। सूर्य की परिवर्तित ऊर्जा, रूपांतरित ऊर्जा, रूपांतरण होता है ऊर्जा का। सूर्य की रूपांतरित ऊर्जा भोजन श्रृंखला के माध्यम से एक सजीव से दूसरे सजीव में जिस विधि से स्थानांतरित होती है उसे हम ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह के 3-4 स्टेप हैं, यहाँ उसी को जानना है। ऊर्जा प्रवाह के स्टेप हैं। पहला है ऊर्जा का पृथ्वी की सतह पर पहुँचना। सूर्य की जो ऊर्जा चल रही है तो उसका 42% हिस्सा, 42% हिस्सा यहाँ हमने लिखा भी है, यहाँ लिख दिया 42% हिस्सा बादल, धूल कण ये जो है उसके तरफ परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्ट कर दिया गया। 42% हिस्सा। 16% ऊर्जा चट्टानों इत्यादि ओजोन गैस वगैरह जो हो, ओजोन गैस बहुत सी इसमें पाई जा रही हैं। 16% ऊर्जा जलवाष्प वगैरह वायुमंडल में है, ओजोन की लेयर है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है 16%। तो 42 और 16 जोड़ देंगे 58, इसके बाद बचा 42%। 42% ऊर्जा ही पृथ्वी को पहुँचती है। ऊर्जा का पृथ्वी की सतह पर पहुँचना, ये पहला चीज़ लिखना होगा थोड़ा सा संक्षेप में कि सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है उसका 42% हिस्सा विभिन्न धूलकण इत्यादि से, चट्टानों से, ये बादलों से, धूलकणों वगैरह से परावर्तित 42% होता है। 16% हिस्सा जल वाष्प, ओजोन स्तर इत्यादि के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शेष बची हुई 42% ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। अब क्या होता है दूसरा स्तर, आइए दूसरी हेडिंग, इको तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश। ऊर्जा कैसे प्रवेश की? उत्पादक ने उस ऊर्जा को, हरे पे जो पेड़ पौधे उत्पादक हम कह रहे हैं, प्रोड्यूसर, उस ऊर्जा को ग्रहण करेगा। सूर्य की ऊर्जा कौन ऊर्जा? परिवर्तित ऊर्जा, जो ट्रांसफॉर्म एनर्जी है। रूपांतरित ऊर्जा को हरा पेड़ पौधा ग्रहण किया, हरे पेड़ पौधे में प्रवेश कर गई।
लेकिन उस ऊर्जा का अधिकांश भाग विभिन्न रूपों में बदल जाता है, लेकिन उसका केवल पौधे अपने अंगों में, अपने अंदर उसका केवल 1% भाग ही संचित कर पाते हैं। 42% तो पहुँची। अब वहाँ से ऊर्जा किस में प्रवेश की? इको तंत्र में आ गई, हरे पौधे के द्वारा ही आई, क्योंकि सीधे हरा पौधा ही अपने अंदर ले सकता है ऊर्जा को, और उसका 1% भाग ही हरे पेड़ पौधे अपने अंदर। देखो, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की में भोजन का निर्माण करते समय उसका 1% भाग ही अपने अंदर संचय एकत्रित करते हैं। तीसरा है ऊर्जा का उपयोग। ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, भोजन का निर्माण हुआ, एनर्जी का उपयोग हुआ, भोजन के अंदर ऊर्जा जमा हो गई, उस भोजन को खाकर हम अपना ऊर्जा का उपयोग करें। पौधा भी उस ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, जान जाओ। ऐसा नहीं पौधा ऊर्जा केवल संचित ही कर, अपने मेटाबॉलिक क्रियाएँ जो पौधे के अंदर भी हो रही है, उसमें सभी प्रकार की हैं, और उस ऊर्जा का उपयोग जंतु भी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। इकोसिस्टम से हम ऊर्जा भोजन के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, और पौधा भी उस ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। उपयोग हो रहा है, उपयोग। ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ऐसे ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है, स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे हमने बताया कि हरा पौधा ने ऊर्जा लिया, अपने अंदर 1% तो उसका उपयोग किया, अपने अंदर संचित करके रखा, और उस ऊर्जा को प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता खाया, तो कुछ ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता में कम हुई, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय खाया, कुछ ऊर्जा उसमें कम हुई, तृतीय खाया और टॉप खाया। ऊर्जा हर स्तर पर 10%। के लिंडे मान नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 10% लॉ, 10% का नियम दिया। इनके अनुसार खाए गए भोजन का 10वां अंश जीव द्रव्य या उस सजीव के शरीर